हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो है। इससे पहले का आपको वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? जड़, तने और पत्ती द्वारा बीज रहित पौधे उगाने की विधियों को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो जड़, तना और पत्ती द्वारा बीज रहित पौधों उगाने की विधि को कायिक प्रवर्धन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्त्री केसर के 3 भाग हैं जो लिखिए, या स्त्री केसर के कितने भाग हैं या 3 भाग लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन से भाग हैं? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये जो स्त्री केसर पुंकेसर वाला जो पुष्प वाला जो चैप्टर है या क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सही फैक्ट जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्त्री केसर के 3 भाग लिखिए। तो कौन कौन से हैं? अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर। नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता क्यों होती है? नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता क्यों होती है? ठीक है, नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें नर एवं मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजोन एवं प्रोस्टे प्रोटे सॉरी एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का पाया जाना होता है। देखा होगा आपने कि तो क्वेश्चन हमारा क्या था? नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता क्यों होती है? आंसर हमें क्या देना है? नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता का प्रमुख कारण है उनमें मतलब नर एवं मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स एवं प्रोजेस्टेरोन का पाया जाना होता है। नर एवं मादा में कुछ हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि मनुष्यों में यानी कि पुरुषों में मूछे, दाढ़ी का जमना, जबकि स्त्रियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हार्मोन का चेंज होना ही होता है। स्त्रियों में थोड़ा सा क्या बोल दे तो जैसे मनुष्य में क्या होता है, आप देखा हो, मतलब आप लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है इस शरीर से थोड़ा सा कम मजबूत होते हैं, जबकि जो लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं थोड़ा सा उनका शरीर नाजुक होता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। शुक्राशय का एक कार्य लिखिए। यह शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के साथ उनके प्रजनन के लिए आधारभूत स्रावित करता है। क्वेश्चन क्या है? शुक्राशय का एक कार्य लिखिए। तो यह शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण करने के साथ उनके प्रजनन के आधारभूत स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है, नर वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? क्वेश्चन क्या है? नर वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? शुक्राणुओं को अधिक देर तक सक्रिय रखने के लिए कम तापमान की प्राप्ति हेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23। पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग पुष्प के नर जननांग हैं। जो पुमंग होते हैं ये पुष्प के जननांग हैं, जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग हैं। यानी जो पुमंग होते हैं पुष्प के नर जननांग हैं, जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। पा से पुयंग, पा से पुष्प के। ठीक है, पा से पुयंग, पा से पुष्प के जननांग है, जबकि जा से जननांग पुष्प के मादा जननांग है। एक याद कर लो कि दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पा से पुष्प, पा से पुमंग, ठीक है, के नर जननांग है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फल तथा बीज निर्माण करने वाले पुष्प के भागों के नाम लिखिए। फल तथा बीज निर्माण करने वाले पुष्प के भागों के नाम लिखिए। अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज निर्मित होते हैं। बीजांड से बीज, बा से बीजांड, बा से बीज, यानी बीजांड से बीज निर्मित होते हैं और अंडाशय से फल। ठीक है, अंडाशय से क्या होता है? फल निर्मित होता है, जबकि बीजांड से बीज निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए।
परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। यानी कि सरकार द्वारा एक पहल भी चली थी कि छोटा परिवार सुखी परिवार। क्यों? इससे हमारा समाज शिक्षित होगा और भाई जितनी जनसंख्या कम होगी उतना बेरोजगारी कम होगी। ये तो आप सभी लोग जानते हो। कहीं पढ़ाई करना हो या कहीं भी ले जाना हो तो कितना घूस पड़ता है। क्यों पड़ता है? जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और उसकी आवश्यकता बहुत ही कम है, ठीक है, या उसकी जो उपलब्धि है वो कम है। तो आओ समझते हैं इस परिवार कल्याण को। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं परिवार नियोजन। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अपना रहन सहन अच्छा रख सकेगा और अधिक सुखी होगा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप देखे होंगे आपके आस पड़ोस में। यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, अच्छा खाना खिलाता है। उसके विपरीत उसी मोहल्ले में आसपास किसी के 6 लड़के होते हैं, किसी के 7 होते हैं। तो आप जो 2 बच्चे खाना, कपड़ा और रहन सहन का सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्या वैसे ही जो 8 लड़के हैं या 6 लड़के हैं वैसे का सुख का अनुभव कर पाएंगे? नहीं ना। क्योंकि जो यहाँ पर 2 बच्चों को मिलता है वो जाके वहाँ पर 8 बच्चों या 6 बच्चों को बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, कम पाएंगे, है ना। इसीलिए छोटा परिवार रखना चाहिए और जितना परिवार रहे उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान दिया जा सके। यही परिवार नियोजन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सजीवों में प्रजनन की विभाजन तथा खंडन विधि को उदाहरण से समझाइए। सजीवों में प्रजनन की विभाजन विधि, जिसे हम विखंडन कहते हैं विभाजन को, तथा खंडन विधि को उदाहरण देकर समझाइए। या जीवों में जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है और लगातार वो भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं। हेडिंग क्या है पहली? विभाजन, डिवीजन या फिर फिसिजन। एक कोशिकीय जीव समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं। एक कोशिकीय जीव समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। इस क्रिया को विखंडन या विभाजन कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। देखो अभी बताया आपको, अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। खंडन, कुछ सरल रचना वाले बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। कुछ सरल रचना वाले बहुकोशिकीय जीव जो कि बहुत ही सरल होते हैं, ना कि कठोर होते हैं या कठिन होते हैं। बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही खंडन क्रिया कहते हैं, जैसे स्पाइरो वगैरह, राइजोपस। यानी वो प्रत्येक खंड में टूट जाते और धीरे धीरे प्रत्येक खंड जो है एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को या इस विधि को हम खंडन क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? स्पाइरोगैरा या फिर राइजोपस। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधों में कायिक जनन की 2 विधियां का उदाहरण दीजिए। या फिर कायिक जनन किसे कहते हैं? तने द्वारा इस विधि का उदाहरण दीजिए। या कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन के लाभ लिखिए। या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन दीजिए। ये जो या दिया हुआ है ये आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन एक ही है, उसका जो पूछने का जो तरीका है वो चेंज है। इसीलिए क्वेश्चन को भी समझ लिया करो। ये नहीं कि आप आंसर रट ले, बाद में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देंगे, नहीं ये तो मुझे नहीं आता, ये नहीं ना। आप क्वेश्चन को समझ लो, कहना क्या चाह रहा है। ये जो या करके दिए हैं, क्वेश्चन तो एक ही है, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिए। और चेंज इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे जो है गुमराह हो जाएं और वो सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो कितनी बार पूछा जा चुका है,
14, 15, 16, 19 और इस बार भी पूछा जाएगा, आशा है। तो उत्तर क्या है आपका? कायिक जनन। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? जड़, तना, पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है। कायिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। कलम लगाना, कहते हैं नहीं कलम बाग, कलमी बाग, छोटे छोटे पेड़ ही बड़े बड़े आम देखो निकलने लगते हैं। पहले क्या था, खूब सारा बड़ा पेड़ हो जाता था, खूब बड़ा, तब जाके आम लगते थे। लेकिन आज में देखिए जाके आप, छोटा छोटा पेड़ होता है और उसमें फल निकलने लगते हैं। ये कैसा है नियम? कलम लगाना, ठीक है। लेकिन इसका उससे शायद कनेक्शन नहीं है। कलम लगाना, इस विधि में तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनमें कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं। इन पर उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके एक नया पौधा उगा लेती हैं। उदाहरण गुलाब, गुड़हल आदि। गांव में देखा होगा कि जब कोई गुलाब का पेड़ काटता है तो बच्चे जो हैं वो डाली ले आते हैं, उसको खंड खंड में काट काट के जमीन में गाड़ देते हैं, और कुछ दिन बाद उसमें जो कलिकाएं होती हैं वो वृद्धि करके एक नया पेड़ का जन्म ले लेती हैं। देखा होगा कहीं नींबू का पेड़ लगा हो या कुछ भी लगा हो तो उसमें एक आप टहनी काट लीजिए, एक प्रयोग करिएगा। जिस पेड़ में नींबू ज़्यादा लगते हो आप वहाँ जाइएगा और एक उस नींबू के एक टहनी में थोड़ी सी मिट्टी, गीली मिट्टी बांध के और उसको पन्नी से लपेट दीजिएगा, धागे से कस के, ताकि उसमें वायु न जाए, ठीक है। एक महीने के बाद आप देखिएगा उसमें जो है जड़ें निकल आएंगी, उसमें जो है कुछ कलिकाओं के माध्यम से जड़ें निकल आएंगे। फिर आप उसको वहाँ से काट के जमीन में गाड़ दीजिएगा, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसे ही कलम कहते हैं, ठीक है बेटा। अगला है दाब लगाना। कुछ पौधों में हम पौधों की शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नई पौधा बन जाता है। उदाहरण के लिए बेला, चमेली, कनेर। यानी जो पौधा होता है, पौधे के तने को ही मिट्टी में दबा देते हैं। पौधे का जो तना होता है यानी ऊपरी सिरा, उसको मिट्टी से पाट देते हैं। कुछ समय पश्चात इनसे जड़ें निकल आती हैं और यहाँ से एक नया पौधा बन जाता है। मेन पौधा तो ये था, लेकिन अब यहाँ भी पौधा तैयार हो गया है, ठीक है। ये कैसा है? दाब लगाने के द्वारा। नंबर 3 है पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिल्म जैसे कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर बहुत सी कलिकाएं निकलती हैं। अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित बन जाती हैं। यानी पत्तियों के द्वारा, ब्रायोफिल्म जैसे कुछ पौधों की पत्तियां के किनारे पर बहुत सी कलिकाएं होती हैं और अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधे बन जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हेडिंग नंबर 4 है जड़ों का उपयोग करके। कुछ पौधों की जड़ों पर रेशेदार कलिकाएं होती हैं। जब इन्हें नम मिट्टी में बोया जाता है तो इनमें नए पौधे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए शकरकंदी, पुदीना, अदरक, हल्दी, प्याज, केला, लहसुन, जलकुंभी। आप देखिएगा घर पे जो पुदीना होता है गर्मी के सीजन में बहुत यूज आता है, चटनी बनाने के लिए या सब्जी में डालने के लिए, ये अपने ऊपर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनमें जड़ें जो रेशेदार होती हैं, जो जड़ें होती हैं रेशेदार होती हैं, इनको उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया जाता है। ऐसे ही जो लहसुन होता है, लहसुन को भी उखाड़ के अलग लगा देते हैं, इसमें रेशेदार जड़ें होती हैं। केला की बेल से होती हैं, ठीक है। इनको, इनकी जो जड़ें होती हैं रेशेदार होती हैं और इन्हें जब मिट्टी में बोया जाता है तो इनमें नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही जलकुंभी है। अगला है रोपण, 5 नंबर है रोपण। इस प्रक्रिया में हम ऐच्छिक पौधे की टहनी कलम को वृक्ष के ठूंठ स्कंद पर लगा देते हैं। स्कंद पौधे की वह मूल तंत्र होता है जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है। कलम ऐच्छिक पौधे की टहनी होती है, दोनों भागों को बांध दिया जाता है।
इस प्रक्रिया के कारण कलम तथा स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। स्कंद कलम को पोषण प्रदान करता है। इस विधि को अपनाने से हम ऐच्छिक गुणों वाले पौधे तथा फल प्राप्त कर सकते हैं। आम की विविध किस्में रोपण विधि द्वारा उगाई जाती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे आपने प्रयोग किया था कि एक ऐसे पेड़ के टहने ले लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हों, ठीक है, और उसको एक दूसरे पेड़ में कलम करके लगा दीजिए और कस के बांध दीजिए मिट्टी की सहायता से। देखिएगा कुछ दिन के बाद वो भी जो टहनी है हरी भरी हो जाएगी, यानी एक ही पेड़ में दो किस्में हो जाएंगी। कितनी? दो किस्में, ठीक है। ये छोटे मोटे प्रयोग किया करो, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। कायिक जनन के लाभ। जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनमें कायिक जनन द्वारा पौधे उगाए जाते हैं। नंबर 2 है नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। जो नए पौधे हैं वो कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। नए पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। नए पौधे जो होते हैं मात्र पौधे मतलब कि जो पौधा उसके पहले था, फिर उसका जो बीज हुआ, फिर वो बीज बोया गया, यानी अब ये बीज बोया गया तो फिर ये भी ऐसे इसी के तरह होगा, लेकिन इसकी तो मात्र मतलब इसकी माँ हुई है ना। कहने का मतलब है इसकी माँ हुई, यानी बिल्कुल इसी तरह का ये भी पौधा होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मात्र पौधा। पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। पौधों के जो लक्षण होते हैं उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए, या फिर पुष्प की अंतर्द्य का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें नर तथा मादा जननांग पुष्प में दोनों उपस्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। पुष्प का क्या कहते हैं? रूपांतरित शाखा। इसके 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। आइए समझते हैं। 4 चक्र कौन कौन से हैं? बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग। उससे पहले हम फिगर थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका रहा पूरा फिगर, ठीक है, ये आपका सारा फिगर रहा। इसमें अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं। ये इस पत्ती नुमा इसको क्या कहते हैं? दल पत्रों का समूह। क्या? दल पत्रों का समूह, ठीक है। और ये हो गया जो उस पर होते हैं ये वर्तिकाग्र। ऐसी संरचना देखना हो तो आप जो मदार का पुष्प होता है सफ़ेद सफ़ेद मदार का, उसकी कलियां आप निकालते जाइए, कुछ ऐसी संरचना एकदम लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। आप ये प्रयोग करके देखना, आपको कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या हो गया? परागकोश, ये पुतंतु, ये पुंकेसर हो गया। ये क्या हो गया? वर्तिकाग्र, ये वर्तिका हो गई। ये क्या हो गया? ये अंडानुमा, ये अंडाशय हो गया। ये जो छोटे छोटे खंड हैं ये बीज हो गए। ये क्या है? पुष्पासन, यानी इसी से तो पुष्प के ऊपर इसी के ऊपर निकलता है, इसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। और नीचे क्या है? पुष्प व्रंत। क्या है? पुष्प व्रंत। नंबर 1 है बाह्य दल। यह हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता एवं बाह्य दल पत्रों का समूह है। जो बाह्य दल होता है ये हरे रंग को, यानी पौधे को जो हरा हरा रंग प्रदान होता है, ये किसका योगदान है? तो ये है बाह्य रंग दल का, ठीक है। नंबर 2 है दल। ये रंगीन होते हैं। क्या रंगीन होते हैं? दल। यह रंगीन होते हैं तथा परागकणों की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ये जो रंगीन होते हैं परागकणों की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। यह दलपत्रों का
समूह है। कैसा समूह है? यह दलपत्रों का समूह है। अगला नंबर है जायांग। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पल कहते हैं। कार्पल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। इसमें बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक या अंडा बनता है, ठीक है, जिसे हम बीज कहते हैं। अगला है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। द्विनिषेचन क्या है? बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद परागनलिका का शीर्ष गल जाता है। बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद परागनलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें भ्रूण उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाते हैं। दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश के जीवद्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। एक युग्मक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है पौधों में लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? पौधों में लैंगिक व अलैंगिक जनन 2014, 15, 16, 18 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। यानी एक ही जो जनक है या जो इंसान है उसकी जो भी संतानें होंगी सब एक ही तरह की होंगी। किसकी? तो एक ही तरह की। इसमें दो जनकों का होना आवश्यक है, यानी इसमें दो लोगों का होना आवश्यक है। निषेचन नहीं है। क्या है कि निषेचन नहीं है। इसमें क्या है? निषेचन है या होता है। नए जीव पूर्णतः जनक समान अणुओं वाले होते हैं। जो नए जीव होते हैं वो पूर्णतः जनक समान अणु गुण वाले होते हैं। इधर क्या है? संपत्ति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। संपत्ति के लक्षणों में संतति के माफी चाहेंगे संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। यह क्या है? इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। किसमें? इसमें। क्वेश्चन क्या था मेरा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होते हैं जबकि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। और ये फूल आप एक बार फिर समझ लीजिए ताकि ये फूल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये फूल जरूरी है आपको समझना क्योंकि इससे लघु आंसर और दीर्घ अतिलघु सभी आएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। इस चीज को क्या कहते हैं हम? पुंकेसर, ठीक है। ये क्या है? परागकोश जैसे थोड़ा सा कलीनुमा। ये क्या है? परागनुमा है। पुतुंतु यानी जो जिसे ये ले जाता है, क्या है? पुतुंतु। ये है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर, ठीक है। इधर देख लेते हैं। ये जो कली मॉडल में है इसको क्या कहते हैं हम? दलपुंज या फिर दलपत्रों का समूह, ठीक है। ये क्या है? बाह्य पुंज। क्या है? बाह्य पुंज। फिर क्या है अगला? ब्राह्यदल पुंज। कौन सा? ब्राह्यदल पुंज या फिर बाह्यदल पत्रों का समूह। अगला है वर्तिकाग्र। क्या है? ये जो है ये चीज ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। ये जो चीज है ये है क्या? वर्तिकाग्र है। वर्तिका ये है वर्तिका, ठीक है। अंडाशय कहाँ पर है? तो अंडाशय है यहाँ पर। ये देखिए
ये क्या है, अंडाशय है, ठीक है, या बीजांड है। आशा करता हूँ बच्चों सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसा रहा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका तीसरा पार्ट बस जल्द ही अपलोड होने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद बच्चों।